मित्रों, आज कानपुर में बहुत गहन सर्दी है और करीब 3-4 दिन से सूर्य नारायण के दर्शन भी नहीं हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आपके प्रदेशों में भी ठंड इस समय काफ़ी गहरी होगी और आप लोग अलाव जलाकर या अपने साथियों से सर्दी का सामना कर रहे होंगे। मित्रों, आज मैं कुछ समय बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। विषय मेरे पास अभी तो फ़िलहाल एक ही ये चल रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कौन से कारण हैं जिन कारणों ने आगरा अधिवेशन के बाद हमारे परिवार के अंदर एक स्थिरता ला दी है। स्थिर हो गए हैं सभी हमारे परिवार के सदस्यगण। केवल 2 प्रांतों में काम होता हुआ देख रहा हूँ। एक आपके पश्चिम बंगाल विजय भाई काफ़ी प्रयासरत है संदेश देने के लिए, जो संगठन के द्वारा तय किए गए मामलात हैं उनको लेकर वो प्रयासरत हैं। दूसरे हमारे श्याल भाई शशि श्याल जी जम्मू एंड कश्मीर से, वो भी काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। बाकी जगह हमने बार बार संदेशा भेजा कि हर प्रदेश अध्यक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड हमको 30 नवंबर तक भेजे, लेकिन 30 नवंबर क्या, आज 21 तारीख हो गई है और कहीं से भी कोई शुभ समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष ने यह जाहिर नहीं किया है कि उसने कितने कार्यकारिणी सदस्य का गठन किया, कितने जिला अध्यक्षों का गठन किया और क्या उसके मापदंड रखे। कहीं से कोई भी जिक्र इस बात का नहीं आया है। ये एक तरफ स्थित है। दूसरी तरफ हमने पत्रों के माध्यम से, यूनियन सर्कुलर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश देने का प्रयास किया कि आगामी 24 दिसंबर को गेट टुगेदर का कार्यक्रम दिल्ली कार्यालय में आयोजित करने का विचार बनाया गया। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि हम सब लोग बैठेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, एक गोष्ठी का भी आयोजन करेंगे और गोष्ठी में सबके दिल की बात को जानने की चाह रखेंगे कि हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि भाई आप ही हमें बताओ संगठन कैसे रफ्तार पकड़े। जो वादे आप लोगों ने किए हैं संगठन के साथ उनकी पूर्ति कैसे हो। किंतु इस पर किसी ने भी अपना कोई हलचल नहीं दिखाई कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा या नहीं। किसी ने भी उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। हमारे अध्यक्ष जी ने अनेकानेक प्रयास किए कि आप लोगों को सजग करें और कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप लोगों को रास्ता बतावें, किंतु
उस पर भी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। देखने में प्राय यही आया कि लोग बाग पिछले व्हाट्सएप पर किसने क्या लिखा है, क्या संदेश भेजा है, इसको भी नहीं देखते हैं। केवल अपना वक्तव्य या अपनी पोस्ट डालने के बाद वो व्हाट्सएप से कोई मतलब नहीं रखते हैं, जबकि व्हाट्सएप का मतलब सब चीज़ की जानकारी को रखना, अपने विचार व्यक्त करना, किसी की अच्छी बात है तो उससे सहमत होना, और अगर कहीं पर हमारे विचारों की गुंजाइश है तो अपने विचारों को भी रखना। ये प्रक्रिया व्हाट्सएप के माध्यम से या मीडिया, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे को देते चले आते हैं, ताकि एक जागृत का माहौल हमेशा बना रहे। हमने 5 फरवरी 2026 का भी एक कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ये 5 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी का जन्मदिन होता है और हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत हमने एक कार्यक्रम रखने का प्रस्ताव दिया कि 2 फरवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक कार्यशाला चलाई जाए और 5 तारीख को उसी कार्यशाला के दरमियान अध्यक्ष जी का जन्मदिवस सेलिब्रेट किया जाए। किंतु अन्य बातों की तरह, अन्य विचारों की तरह इस पर भी किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। ये तो बात एक हुई। दूसरा, किसी ने प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी नहीं प्रस्तुत की। जो वादे किए थे कि सदस्य संख्या बढ़ाएंगे, वो भी अभी बिल्कुल नगण्य है। जो वादा किया था कि जो प्रदेश अध्यक्ष अगर सदस्य नहीं बना पाता है तो वो 2100 रुपया कार्यालय में जमा कराएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। मात्र एक ठाकुर विक्रम सिंह जी ने 2100 रुपया अपना जमा किया, बाकी और कहीं से कोई भी ना आशा दिखी, ना कोई विचार आया, ना किसी ने कुछ इस पर अपनी टिप्पणी व्यक्त की। अब मैं वर्तमान समय में 2 महारथियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे शशि शाल जी और विजय कुमार जी दोनों इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठा रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों से जो कामगार मजदूर अन्य प्रदेशों में जाके काम करते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर, उनके विषय को लेकर वह एक जन आंदोलन का रूप ले रहे हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये समस्या केवल बंगाल और जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। चाहे वो यूपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपके वेस्ट बंगाल हो, कहीं पर भी हो, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ का वर्कर अन्य जगहों पर जाकर काम करने के लिए मजबूर है।
कारण क्योंकि उसके प्रदेश में उसके योग्य या उसके काम के लिए कोई ऐसा व्यवस्था सरकारों द्वारा नहीं बनाई गई है कि जो उसको अपना प्रदेश छोड़कर अन्य कहीं काम पर जाने के लिए रोके। जब व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाता है तो वहाँ का माहौल, वहाँ की भाषा शैली, वहाँ के क्रियाकलाप, वहाँ के तीज त्यौहार में काफ़ी अंतर रहता है, जो उसके स्थायित्व जीवन के लिए उचित व्यवहारिक नहीं है। अगर उस वर्कर को अपने प्रदेश में ही काम उपलब्ध हो तो दूसरे प्रदेश को क्यों जाए। अपने परिवार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने जानने वाले नाते रिश्तेदारों को छोड़कर वो मजबूरन अन्य जगह काम करने के लिए जाता है और वहाँ पर उस प्रदेश का व्यवहार उसके रहने वालों के द्वारा उचित नहीं हो पाता है। वहाँ पर भाषा का मामला आता है, वहाँ पर हर तरह के मामले आते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये मामला केवल एक प्रदेश का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये व्यापक रूप से फैला हुआ है, जिसका एक उदाहरण हम लोगों ने कोरोना काल में भी देखा कि किस तरह के हालात उत्पन्न हो गए थे कि दूसरे शहरों में काम करने वाला व्यक्ति किस तरीके से अपने घर सकुशल वापस पहुंच सका था, किस किस संस्थाओं ने, किस किस व्यक्ति ने किस प्रकार के साधन उपलब्ध करा करके उनके जीवन को सुरक्षित रखा था, उनके परिवार के अंदर उनकी खुशहाली को सुरक्षित रखा था। तो मित्रों, ऐसा और आगे ना हो, हर इंसान को अपने ही प्रदेश के अंदर काम मिले, इस व्यवस्था को लेकर के यदि अगर हम लड़ते हैं और हमारा संघर्ष अगर सफल होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर केवल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी की अध्यक्षता के अंदर इस मुहिम को छेड़ रही है और इस मुहिम पर लड़ने के लिए कटिबद्ध है। हम मांग करते हैं शासन से, प्रशासन से, केंद्रीय नेताओं से, वर्तमान एमएलए एमपी से, जो क्षेत्र के हैं या क्षेत्र के बाहर के हैं, लेकिन समस्या चूँकि एक है तो इस पर सब एक होकर इस मामले का हल निकालें कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाकर किसी काम करने वाले कामगार को आवश्यकता ना हो, उसके प्रदेश में ही, उसके क्षेत्र में ही ऐसे साधन उपलब्ध हो जाएं कि जो वहाँ पर उसको जीविकोपार्जन के लिए काम दे सके। वहाँ की व्यवस्था के आधार पे वहाँ का उद्योग चमके, वहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, स्वास्थ्य की पूरी सुविधाएं हों, जो आवश्यक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना हमारे शासन प्रशासन सरकारों का काम है। इसको कराने के लिए हम लोगों को एक ताकत बनकर एक साथ इस पे काम करना होगा और इस समस्या का हल अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी विजय होगी। मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि मित्रों, संगठन के कार्यक्रमों के अंतर्गत जो सुझाव, जो संदेश आपको दिए जाते हैं,
उनको अवश्य ध्यान देकर पढ़ें, समझें, देखें, सोचें और अपनी टिप्पणी उस पर व्यक्त करें, ताकि उनका उद्देश्य पूर्ण हो। और जब मन की चेतना, दिमाग की चेतना जागृत होगी तो हम किसी न किसी ठोस काम को लेकर आगे बढ़ सकेंगे और हर जगह हमारी जीत हमें नज़र आएगी। आप सबका सहयोग आवश्यक है और संगठन का मतलब है कि सबको संगठित करके आगे बढ़ना। एक अकेला व्यक्ति वो शक्ति नहीं बन सकता जो एक सामूहिक जुड़ाव की शक्ति होगी, वो शक्ति बिल्कुल अलग होगी। इसीलिए संगठन का निर्माण होता है। संगठन के उद्देश्य यही होते हैं कि संगठन के अंतर्गत हर मनुष्य, हर मानव जीवन, हर क्षेत्र की सुरक्षा, उचित व्यवस्था, कल्याण के काम हों, और चाहे वो मजदूरों से संबंधित हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे किसी भी विशेष वर्ग से संबंधित हो, सबके लिए काम करने का हम लोगों की जिम्मेदारी है। आइए हम सब एक होकर, एकजुट होकर आगे के भावी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अपने विचारों का और अपनी सोच का इजहार करें और जो भी तय करें उस पर पक्के दिल से, हृदय के साथ, मन मस्तिष्क, शारीरिक रूप से हर तरह से तैयार होकर हम लोग उस पर काम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संगठन की भावना को ध्यान में रखते हुए आगे ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसे ऐसे रास्ते हम लोगों के पास उपलब्ध हैं जिन पर चलकर हम संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और संगठन का नाम चारों तरफ गुंजायमान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और एक ही नारा, मजदूर एकता जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।